चलिए बच्चों, तो विल कंटिन्यू। क्या पढ़ रहे थे कल हम? टैली रिकॉर्डेड नहीं देखा? अच्छा, रिकॉर्डेड अपलोड ही नहीं हुआ यार, सॉरी यार, आज अपलोड करते हैं सारे। चलिए, हाँ भाई क्रिश, कल क्या पढ़ा था अपन ने? वेरी नाइस क्रिश, मुझे लगता था कि अच्छा, कल आप लाइव भी नहीं आए थे क्या? फिर लाइव की लिंक तो डाली थी हमने, आप ग्रुप पे नहीं हो गया? अच्छा, फर्स्ट लेक्चर तो यूट्यूब पे था। नहीं, फर्स्ट लेक्चर तो आप लोग क्लास में आए थे। अच्छा, ओके ओके। चलिए, ध्यान से देखिए। तो बच्चों, हम लोगों ने बात की थी, एक मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट। तो हम लोगों ने कल बात की थी आर्बिट्रेशन के बारे में। प्लीज हियर नाउ। अरे रोशन, रोशन, हाँ जी बच्चों। तो लास्ट जो डिस्कशन मैंने आपके साथ किया था, दैट वाज ऑन सेक्शन नंबर 8। क्या बोलता है सेक्शन 8 बच्चों? कि भाई, अगर दो पार्टीज के बीच में क्या है, इफ देर इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, इफ देर इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, और उनमें से कोई एक पार्टी क्या बोलता है कि नहीं यार, मैं तो अपना डिस्प्यूट किसके थ्रू रिजॉल्व करूंगा, आई विल बी रिजॉल्विंग माई डिस्प्यूट थ्रू कोर्ट। अगर एक पार्टी बोलती है कि मैं अपना डिस्प्यूट कोर्ट के थ्रू रिजॉल्व करूंगी, तो और वो कोर्ट चली जाती है, तो वो कोर्ट जाएगी तो हम भी कोर्ट जाएंगे, और हम किसको यूज करेंगे? सेक्शन 8 को, कि आपने मेरे साथ क्या किया है? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किया है। तो जब तक वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड है, और मैं कोर्ट को सबूत दूंगा, मैं कोर्ट को आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की कॉपी दूंगा कि सर ये देखिए हमारे बीच में क्या है, वी हैव एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कोर्ट क्या करेगा इस केस में? दोनों पार्टी को क्या बोलेगा कि पहले अपना डिस्प्यूट आप किसके थ्रू रिजॉल्व करो? आर्बिट्रेशन के थ्रू आप अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करो, और उसके बाद आप कहां पे आओ? उसके बाद यू कम टू द कोर्ट। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा कल का डिस्कशन था। नाउ विल रेफर टू सेक्शन नंबर 9। आगे बढ़ जाएंगे हम। सेक्शन 9 भी काफी इस बार एग्जाम में आई थिंक सेक्शन 9 ही आया था। यस, तो विल मूव टू सेक्शन नंबर 9। यस, interim measures by the court. Yes, got it. Mm, 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 mm. Till June 24। हाँ जी बच्चों। तो इंटरिम मेजर्स बाय द कोर्ट। बच्चों, इंटरिम मेजर बाय द कोर्ट पढ़ाने के पहले मैं आपके साथ आना चाहूंगा एक बारी सेक्शन नंबर 17 में। पहले हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम मेजर। सबसे पहले एवरीवन डू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम मेजर। सबसे पहले मुझे बताइए इंटरिम मेजर का मतलब क्या होता है? हाँ जी। यस, इंटरिम मेजर का मतलब होता है आर्बिट्रल अवार्ड एनफोर्स होने के पहले तक। देखो, यस, इवन मैं बोल रहा हूं अवार्ड अगर आर्बिट्रेटर ने क्या कर दिया है बच्चों, अगर अगर आर्बिट्रेटर ने क्या पास कर दिया है, अगर आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास भी कर दिया है, अगर आर्बिट्रेटर ने क्या पास कर दिया है बच्चों, अगर आर्बिट्रेटर ने अवार्ड क्या कर दिया है, पास कर दिया है कि भाई शिवांश दुष्यंत को 10,000 रुपए देगा, ये आर्बिट्रेटर ने क्या पास कर दिया है? अवार्ड। बट ये अवार्ड अभी तक क्या नहीं हुआ है? एनफोर्स नहीं हुआ है। एनफोर्स नहीं हुआ मतलब लागू नहीं हुआ। अवार्ड में जो लिखा है शिवांश ने अभी मुझे 10,000 रुपए दिए नहीं है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अवार्ड एनफोर्स होने के पहले तक अगर आपको क्या चाहिए, इफ यू वांट एनी इंटरिम रिलीफ। इंटरिम रिलीफ का मतलब क्या होता है? फाइनल रिलीफ या बीच में रिलीफ। अगर आपको प्रोसीडिंग के दौरान, अगर आपको आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के दौरान क्या चाहिए, अगर आपको आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के दौरान इफ यू वांट एनी रिलीफ ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन, अगर आपको कोई क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू, आप डायरेक्टली कोर्ट जाओगे या पहले आप आर्बिट्रेटर से रिलीफ मांगोगे?
पहले आप रिलीफ मांगोगे आर्बिट्रेटर से. द फर्स्ट थिंग इज यू विल बी सीकिंग अ रिलीफ, यू विल बी आस्किंग फॉर अ रिलीफ फ्रॉम एन आर्बिट्रेटर. एंड इफ आर्बिट्रेटर डज नॉट गिव यू द रिलीफ, अगर आर्बिट्रेटर क्या नहीं देता आपको, रिलीफ नहीं देता, तब आप कहां जाओगे? कोर्ट. कौन से कोर्ट? डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन. कल मैंने कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ाई थी. डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन तो कहां जाओगे? इफ देयर इज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन यू विल गो टू द, yes, district court. If international commercial arbitration you will go to the high court, but अगर एक्ट में डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक कोर्ट बताया तो आप वहां जाओगे. पढ़ा था कल अपने कोर्ट की डेफिनेशन? यस. तो बच्चों दिस यू नीड टू रिमेंबर. तो हम पहले कोर्ट जाएंगे. नाउ अगला सवाल ये है कि कौन से मैटर्स में हम इंटरिम रिलीफ मांगेंगे. इन विच मैटर वी विल बी सीकिंग एन इंटरिम रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट. एक एग्जांपल लेता हूं. मेरे और शिवांश के बीच में झगड़ा इस बॉटल को लेकर है. किसको लेके है? इस बॉटल को लेके. और ये बॉटल अभी शिवांश के पास है. मुझे क्या लगता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन अगर ये बॉटल शिवांश के पास रही तो शिवांश इस बॉटल को क्या कर सकता है? ही कैन ब्रेक द बॉटल, ही कैन क्रैक द बॉटल, ही कैन सेल द बॉटल, ही कैन डू एनीथिंग विच कैन अफेक्ट मी. क्योंकि बॉटल पे मेरा भी हक है ना. तो मैं आर्बिट्रेशन से क्या बोलूँगा, आर्बिट्रेटर से क्या बोलूँगा कि सर इसको आप अपने कब्जे में ले लो, इसको आप कोर्ट में, इसको आप किसी सेफ प्लेस पे जमा करा दो. शिवांश को रोको कि वो इस बॉटल को नुकसान ना पहुंचाए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन कोई इंसान की मौत हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो माइनर है. कौन है? तो माइनर के लिए क्या पॉइंट करना है? माइनर खुद तो आर्बिट्रेशन में नहीं आएगा. क्या पॉइंट करना है? उसका गार्डियन अपॉइंट करना है. तो ये सारे मेजर्स, ये सारे मेजर्स, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ये सारी रिलीफ अगर आपको चाहिए, कब चाहिए बच्चों? यू वांट ऑल दीज रिलीफ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन. अगर आपको ये रिलीफ चाहिए तो आप किसके पास जाएंगे? पहले आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे अंडर सेक्शन 17, अंडर सेक्शन. और अगर आर्बिट्रेटर ने आपको रिलीफ नहीं दी देन अंडर सेक्शन 9 यू विल अप्रोच द कोर्ट. क्लियर? तो हम दोनों सेक्शंस को क्या पढ़ेंगे? विल डू पैरेलली. और कब तक जा सकते हो आप आर्बिट्रेटर के पास या कोर्ट के पास? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू होने के पहले से लेके जब तक आर्बिट्रल अवार्ड क्या नहीं हो जाता, एनफोर्स नहीं हो जाता, तब तक आप कोर्ट जा सकते हो, तब तक आप ट्रिब्यूनल जा सकते हो. लेकिन पहले आप कहाँ जाओगे? ट्रिब्यूनल. नाउ दिया विल से कि नहीं, आई डायरेक्टली अप्रोच टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 9. कोर्ट क्या बोलेगा? आपके पास प्रॉब्लम क्यों, आप तकलीफ कर रहे हो अपने आप को? पहले कहाँ जाओ? फर्स्ट अप्रोच द आर्बिट्रेटर. पहले किसके पास अप्रोच करो? आर्बिट्रेटर के पास. इज दैट क्लियर? चलो जल्दी से आ जाओ नोट्स पे. तो एक अपन ना दोनों सेक्शंस को पैरेलली करेंगे. ठीक है? तो अपन टाइटल डालेंगे इंटरिम मेजर्स. एक टाइटल डालेंगे. विल पुट द टाइटल इंटरिम में. इंटरिम मेजर के अंदर दो कॉलम डालना. पहला बाय द कोर्ट्स और ये आएगा अंडर सेक्शन 9. हाँ. और दूसरा है बाय द आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 17. ठीक है? तो पहले हम क्या देखेंगे बच्चों? पहले कोर्ट देखें, आर्बिट्रेटर देखें. पहले आर्बिट्रेटर देख लेते हैं. ये सुनो बच्चों. नाउ दोनों जगह पे कुछ पॉइंट कॉमन है. जैसे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन. किसकी प्रोसेस के दौरान बच्चों? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन की प्रोसेस के दौरान. और कब कब तक बच्चों? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन. और कब तक? एंड बिफोर एनफोर्समेंट ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड. एंड बिफोर एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड.
आर्बिट्रेशन की प्रोसेस के दौरान और आर्बिट्रेशन अवार्ड के क्या होने के पहले, एनफोर्स होने के पहले। एनी पार्टी कैन अप्रोच, कहां पे अप्रोच कर सकते हैं? टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 9, और दूसरा कहां अप्रोच कर सकते हैं? टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या फिर आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 17। ठीक है, क्यों जाएंगे और क्यों जाओगे कोर्ट या आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के पास? फॉर गेटिंग व्हाट बेटा? फॉर गेटिंग इंटरिम रिलीफ। तो इंटरिम रिलीफ मांगने के लिए, इंटरिम रिलीफ पाने के लिए आप कहां जाते हैं बच्चों? यू अप्रोच ईदर कोर्ट और यू अप्रोच द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, नाउ अब ये इंटरिम रिलीफ आपको क्या चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ इंटरिम रिलीफ यू वांट? गार्डियन अपॉइंट कर दो, एसेट्स को क्या करो? एसेट्स को क्या करो? प्रोटेक्ट करो। कोई ल्यूनेटिक इंसान के लिए गार्डियन अपॉइंट कर दो, माइनर। देन प्रिवेंशन ऑफ द एसेट, किसी पार्टी के अगेंस्ट इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब स्टे ऑर्डर, किसी पार्टी को इंडिया जाने के बाहर जाने से रोको, कब तक? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। तो फॉर गेटिंग इंटरिम रिलीफ रिलेटिंग टू व्हाट बेटा? लिख सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, और माइनर और lunatic पर्सन, इंजंक्शन, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। रिसीवर कौन है बच्चों? बेसिकली यहाँ पे केयर टेकर ऑफ द प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को सामने वाली पार्टी बराबर से क्या नहीं कर रही है? सामने वाली पार्टी बराबर से प्रॉपर्टी को संभाल नहीं रही है, तो हमको क्या चाहिए? वी नीड अ रिसीवर। उसके बाद सर सामने वाली पार्टी तो देख लेना, बिना पैसा दिए सामने वाली पार्टी केस हारेगी और बिना पैसा दिए भागेगी, तो क्या करो? कुछ पैसे उससे कहाँ पे जमा करवा लो? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में जमा करवा लो, डिपॉजिट ऑफ मनी। ठीक है, प्रिजर्वेशन और डिटेंशन, डिटेंशन मतलब अपने कब्जे में ले लो, ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। डिटेंशन और प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट बेटा? डिटेंशन और प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट बेटा? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, तो इन सारे मामलों के लिए आप कहां जा सकते हैं बच्चों? फॉर ऑल दीज रीजंस यू कुड अप्रोच द कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, नाउ हियर अब यहां पे लिखना दैट्स इट। और कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट या आर्बिट्रेटर क्या करता है बच्चों? तो यहाँ पे जनरल रूल क्या है बच्चों? व्हाट इज द जनरल रूल? पहले आप किसके पास जाओगे? यस बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख देना। तो फर्स्ट, इफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर आपका आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल क्या हो गया? अगर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर हैं तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपका क्या हो गया है? कॉन्स्टिट्यूट हो गया है। और अगर सिंगल आर्बिट्रेटर था तो वो अपॉइंट हो गया है। इफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड और सिंगल आर्बिट्रेटर हैज बीन अपॉइंटेड, सिंगल आर्बिट्रेटर था तो उसको क्या कर दिया गया है? अपॉइंट कर दिया गया है। तो पहले अपन किसके पास जाएंगे?
Yes. First we have to approach to arbitral tribunal for relief. तो बच्चों पहले हम कहाँ पे जाएंगे? पहले हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे रिलीफ मांगने के लिए, यस और नो? और अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हमें रिलीफ नहीं देता, देन वी वुड अप्रोच टू, यस, if arbitral tribunal does not give relief, then we approach the और बच्चों अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हमें रिलीफ ना दे तो फिर हम कहाँ अप्रोच करते हैं बच्चों? देन वी अप्रोच द कोर्ट. इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट. चलिए बच्चों, ग्रेट. चलेगा बच्चों, एक मिनट बच्चों. चलिए बच्चों, नाउ 9 और 17 क्लियर है सबको? प्रीति क्लियर है बेटा? क्रिश क्लियर है? चलो ग्रेट, आगे बढ़ जाएंगे. नाउ विल स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर, नाउ विल स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 10. 10 क्या है बच्चों? 10 क्या है? नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स. कितने चाहिए? ऑलवेज इन ऑड नंबर. तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर जो है वो कौन से होंगे? ऑड नंबर. लेकिन बच्चों इसमें एक ध्यान रखना, इसमें एक केस है एमएमटीसी लिमिटेड वर्सेस, अरे अपना वो वी हैव अ टेस्ट ऑनलाइन वाले बच्चों, वी हैव अ टेस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट. 2 चैप्टर्स का टेस्ट है ना अपना. विल हैव अ टेस्ट ऑन सैटरडे. कौन सा डे है? डेट 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 डेट. वी हैव अ टेस्ट ऑन, अभी मैं भूल जाता हूँ फिर जाके, 13 जनवरी. टॉपिक कौन से हैं? एविडेंस एंड रजिस्ट्रेशन. ठीक है. और कौन से टॉपिक का, किस सब्जेक्ट का है ये टेस्ट? अपना JIGL. और टाइमिंग क्या रख रहे हैं अपन? व्हाट इज द टाइमिंग दैट वी आर कीपिंग? टाइमिंग आप 5 बजे फ्री हो जाते हैं? ओके, तो 5:30 रख देते हैं. प्रॉपर टेस्ट पेपर होगा. लेट मी टेल यू, दिस टाइम वी विल हैव अ वेरी प्रोफेशनल टेस्ट. प्रॉपर टेस्ट, मैम लीजिए, प्रॉपर टेस्ट पेपर बनेगा, प्रॉपर चेकिंग होगी, कितने बच्चों ने टेस्ट में अपियर किया, कितने बच्चों ने नहीं किया, सब लिस्ट आएगी. एंड वी वुड ऑल्सो शेयर द रिजल्ट्स विथ योर पेरेंट्स. दिस इज लाइक हम लोग टेस्ट सीरीज को, टेस्ट वाली चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हम फॉर्मलाइज करने वाले हैं. सो वी आर डूइंग इट ऑन अ गुड स्केल. तो बच्चों प्लीज़ देखिए, DJC इज गोइंग टू टेक एवरी पॉसिबल एफर्ट फ्रॉम आवर साइड. आपके रेगुलर टेस्ट का रिकॉर्ड मेंटेन होगा. ठीक है, आपका पूरा परसेंटाइल बनेगा कि एग्जाम के पहले, और जो बच्चे टेस्ट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको, लाइक हमको लगता है जो बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एग्जाम्शन ला सकते हैं, ऑल इंडिया टॉपर बन सकते हैं, उनके लिए एक अलग टेस्ट पेपर बनेगा. ठीक है, तो वी विल टेक एवरी पॉसिबल स्टेप. बस आपने क्या करना है, आपको सिर्फ बस हम जो बोले ना, आंख बंद करके फॉलो करना है बच्चों. और बिलीव मी, आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है. मेरी क्लास में 200 बच्चे हैं, बट पास अगर 2 ही बच्चे हो रहे हैं तो मुझे क्लास बंद कर देना चाहिए.
ठीक है, तो मेरी सही सक्सेस इसमें नहीं है कि बैच अच्छा खुल गया, ठीक है, वो अपनी जगह है, वो भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर पढ़ाऊंगा कहाँ से, इतनी मेहनत से सीएस बना था। बट अगेन जो सबसे बड़ी सक्सेस आएगी वो कब आएगी बच्चों, जब आपके टेस्ट रेगुलराइज होंगे। व्हाट मैटर्स इज योर टेस्ट, ठीक है। चलो, तो हाँ, तो मैं क्या बोलता, ऑलवेज इन ऑड नंबर, हमेशा क्या होंगे, आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड नंबर में होंगे। लेकिन बच्चों ये एमएमटीसी वर्सेस स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका एक केस है, एमएमटीसी लिमिटेड वर्सेस स्टरलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। यहां पे क्या है बच्चों, देयर इज अ केस लॉ। अब ये केस लॉ क्या बोलता है, अच्छा ये केस लॉ बोलता है तो कि दो पार्टीज ने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट लिखा, दो पार्टीज के बीच में क्या हुआ बच्चों, दो पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हुआ, और उन्होंने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में लिख दिया, क्या लिख दिया, कि हमारे यहाँ पे दो ही आर्बिट्रेटर होंगे। कितने आर्बिट्रेटर होंगे, दो। तो क्या वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड है या इनवैलिड है, नहीं, एग्रीमेंट वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि एक्ट में देखो आर्बिट्रेटर तीन होने चाहिए, पांच होने चाहिए, एक होना चाहिए प्रोसीडिंग के दौरान। अग्रीमेंट में, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में सेक्शन 31 पढ़ा था अपन ने, कैरेक्टरिस्टिक, नहीं नहीं सॉरी, वो तो अवार्ड की कैरेक्टरिस्टिक थी, अभी कल ही तो पढ़ा था अपन ने, सेक्शन 6 या 7 कुछ तो पढ़ा था, सेक्शन 7 पढ़ा था। तो भाई अग्रीमेंट में कहीं पे लिखा था कि आपको नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर लिखना है, और अगर आप लिख रहे हो तो वो सिर्फ इवन नंबर में होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है। सो एक्ट इज साइलेंट, एक्ट इज, तो ऐसा दो लिखे मतलब एक मेरा आर्बिट्रेटर रहेगा और एक आपका आर्बिट्रेटर रहेगा, और जो दो आर्बिट्रेटर है वो क्या अपॉइंट करेगा, तीसरा। प्रोसीडिंग जब शुरू हो देन वी शुड हैव 3 5 ऑड नंबर, लेकिन अग्रीमेंट में तो इस एक्ट में, इस केस में क्या बोला गया था, एक्ट इज साइलेंट ऑन मेंशनिंग द नंबर ऑफ arbitrators in the arbitration agreement. Act is silent on mentioning the number of arbitrators in the arbitration agreement. So if the arbitration agreement mentions even number of arbitrators, so अगर arbitration agreement में क्या mention है बच्चों, even या odd, even number of arbitrators, तो भी agreement क्या है, comma, still the agreement is valid. Still the arbitration agreement is valid. Now I'll start with one of the biggest section, सबसे बड़ा section जो है मैं आपके साथ वो start करूंगा। कौन सा section है बच्चों, appointment of arbitrators. Yes, now I'll be starting with you appointment of arbitrators. चलिए चल भी, चलिए सेक्शन 11 डालिए। बच्चों ये सेक्शन एक्चुअली में बहुत बड़ा है, डील करता है किससे, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। हाउ इज आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड, इट्स अ वेरी बिग सेक्शन, बहुत सारे प्रोविजन है विद रिगार्ड टू व्हाट बेटा, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना। व्हाट इज द बेसिक थिंग, अगर मैं आपसे बोलूं एक लाइन में बता दो कि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है, तुमको क्या लगता है कैसे अपॉइंट होना चाहिए। लेट्स नॉट गो इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ द सेक्शन। आपको क्या लगता है कि हाउ कैन द आर्बिट्रेटर बी अपॉइंटेड, व्हाट इज द मोस्ट सिंपल वे ऑफ अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर। आप अग्रीमेंट में लिख दो कि शिवांश मेरा आर्बिट्रेटर होगा, और जैसे ही आपका डिस्प्यूट हो जाए आप शिवांश को क्या कर लो, अपॉइंट कर लो। ये सुनो, दिस इज द मोस्ट सिंपल वे, मेंशन द नेम ऑफ द आर्बिट्रेटर इन द अग्रीमेंट, या फिर आप अपने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में प्रोसीजर बता दो, क्या बता दो। और उससे और अच्छा काम, आप डायरेक्टली जैसे ही आपका डिस्प्यूट हो अग्रीमेंट करो और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास चले जाओ,
वो आपको सोल्यूशन दे देगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हाट इफ तुमने जिसको आर्बिट्रेटर बनाया था उसने आर्बिट्रेटर बनने से मना कर दिया? व्हाट इफ तुमने जो प्रोसीजर अग्री की थी कि हम ऐसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, उस प्रोसीजर के हिसाब से अगर तुम आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाए तो देन सेक्शन 11, कौन सा सेक्शन बच्चों? देन सेक्शन 11 स्टेप्स इन। तो स्टेप इन कौन करता है बच्चों? सेक्शन नंबर 11। चलो देखते हैं ध्यान से बच्चों, प्लीज हियर। तो सबसे पहला बच्चों, द बेस्ट वे इज parties may agree the procedure in the arbitration agreement regarding the appointment of arbitrator. Yes or no? द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहला पॉइंट, बेसिक पॉइंट, सिंपल वे, ये तो एकदम इजी है रिप्रोड्यूस करना कि पार्टीज खुद से अग्री कर सकती। दोनों पार्टीज ये भी डिसाइड कर सकती हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा बोले कि दोनों पार्टीज क्या करेंगी, एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगी और जो आर्बिट्रेटर होगा वो क्या करेगा? पार्टीज में ऑल्सो अग्री, पार्टीज में ऑल्सो अग्री दैट they will be appointing one arbitrator each. पार्टीज ये भी अग्री कर सकती हैं कि दोनों मिलके क्या करेंगी? पार्टीज ये भी अग्री कर सकती हैं कि दोनों मिलके एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगी एंड द अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर विल अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर एंड अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर विल अपॉइंट, क्या अपॉइंट करेगा? अंपायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अंपायर, थर्ड आर्बिट्रेटर। तो आप ये भी कर सकते हो, यू कैन अग्री लाइक दिस ऑल्सो। उसके बाद बच्चों, नाउ प्रॉब्लम इज, अब बच्चों प्रॉब्लम आती है। तो यहां तक तो चीजें एकदम सॉर्टेड थी, अब प्रॉब्लम क्या आ गई? चलिए, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? If you could not appoint the arbitrator as per the procedure that you had agreed to, or if the two appointed arbitrators could not appoint the, अगर ये दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाए, क्या अपॉइंट नहीं कर पाए? थर्ड आर्बिट्रेटर, तो क्या होगा? इफ आर्बिट्रेटर कुड नॉट बी अपॉइंटेड, कैसे? प्रोसीजर, और टू आर्बिट्रेटर्स could not appoint third, तो क्या होगा बच्चों? तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? हाँ, तो अगर आपने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में लिखा था, क्या लिखा था? कि अगर प्रोसीजर हमारा फेल हो गया तो मिस्टर के आर्बिट्रेटर बन जाएंगे, तो फिर मिस्टर के बन जाएंगे। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में कुछ और लिखा हुआ नहीं है तो आप किसके पास जाओगे, किसकी शरण में जाओगे? इंस्टीट्यूशन। कौन सी इंस्टीट्यूशन? कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं, नहीं, डेजिग्नेटेड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो क्या करोगे? अप्रोच टू वेयर? एआई, एआई स्टैंड्स फॉर आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, जो किसने की डेजिग्नेट की है? डेजिग्नेटेड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कब आ जाता है? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में। कौन से केस में? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वाले इंस्टीट्यूट को कौन डेजिग्नेट करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन कब? इफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट डज नॉट कंटेन एनीथिंग एल्स,
अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में आपने कुछ और लिखा हुआ नहीं है तो, इफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट डज नॉट कंटेन एनीथिंग एल्स। चलिए, डन। चलिए बच्चों, अब बच्चों क्या होगा, अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि जिस स्टेट में आप हैं, जिस स्टेट में आप हैं, वहां पे अच्छी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो डेजिग्नेट की गई है ग्रेडेड, मतलब जिनकी रेटिंग्स हुई है। ऐसी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन अगर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, व्हाट वुड यू डू? कुछ नहीं। वहां पे जो जो उस स्टेट का हाई कोर्ट है, उस स्टेट का जो क्या है, वो वहां पे क्या मेंटेन करता है, पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है कि भाई ये 4 लोग हैं और ये 4 लोग किसके फंक्शन को डिस्चार्ज करेंगे, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के फंक्शन को क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। हो सकता है कई बैकवर्ड स्टेट हो सकते हैं जहां पे बिहार वगैरह, जहां पे क्या ना हो, जहां पे ये अवेलेबल नहीं है। क्या अवेलेबल नहीं है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है बट ग्रेडेड नहीं है, अच्छी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या करेगा, अपने पास एक मेंटेन करेगा। क्या मेंटेन करेगा, यस, इफ नो graded arbitral institutions are present, तो क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल मेंटेन, क्या मेंटेन करेगा बच्चों, पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। इसलिए टू डिस्चार्ज, किसके फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट खत्म। तो ये 4 पॉइंट हो गए अपने फर्स्ट पार्ट के, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट 1, जहां पे हमने क्या अग्री किया था, चलिए नाउ पार्ट 2। चलिए नाउ विल सी द पार्ट 2। पार्ट 2 ये बोलता है, इफ नथिंग वॉज कंटेन्ड इन द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। अगर दो पार्टीज ने क्या किया, दो पार्टीज ने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किया और बोला कि भाई अपने बीच में अगर डिस्प्यूट हो तो अपन कैसे रिजॉल्व करेंगे, आर्बिट्रेशन से, ठीक है। तो आपने सब कुछ डिसाइड किया बट क्या नहीं हुआ, बट आर्बिट्रेटर कौन होगा, कैसे अपॉइंट होगा, इस बारे में आपने कुछ भी लिखा नहीं है। तो बच्चों इस केस में आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होगा, व्हाट इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। मेरे और दिया के बीच में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था कि हमारे बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, आर्बिट्रेटर से। बट हमने डिसाइड ही नहीं किया था आर्बिट्रेटर कौन होगा, कैसे अपॉइंट होगा। तो इस केस में क्या है, एक्ट क्या बोलता है कि दुष्यंत जैन दिया को एक नोटिस भेजेंगे और उस नोटिस में मैं आपको लिख के दूंगा, क्या लिख के दूंगा, कि दिया यार अपने बीच में झगड़ा हुआ है और मेरे को लगता है कि प्रीति वुड बी द आर्बिट्रेटर, प्रीति हमारे बीच में क्या बनेगी, या फिर मैं बोल रहा हूँ दिया आप बताओ कि हम किसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें, और जल्दी से अपॉइंट करते हैं। और मेरे नोटिस का रिप्लाई दिया अगर 30 दिन में नहीं देती, इसका मतलब 30 दिन हो गए बट डिस्प्यूट को होके 30 दिन हो गए बट आर्बिट्रेटर अभी तक अपॉइंट, फिर से बीच में कौन आ जाएगा पिक्चर में, अगेन कोर्ट विल कम। तो ये वाला, ये पार्ट 2 कब एप्लीकेबल होगा, when you had not agreed regarding the procedure, when you had not agreed regarding the लिखो,
in case a party fails to appoint arbitrator within 30 days of request of other party, or two arbitrators fail to appoint the third arbitrator विद इन 30 डेज, जिस दिन वो अपॉइंट हुए थे वहां से 30 दिन के अंदर, तो क्या होगा बच्चों? फिर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि तुमने अग्रीमेंट में कुछ, हाँ, तो ये पार्ट 2 कब एप्लीकेबल होता है? इफ नो प्रोसीजर इज अग्रीड in the agreement. So part 2 applies to you if no procedure has been agreed in the agreement. मेरे लेक्चर कितने बजे तक रहता है? 11:15, ओके। मैं भूल जाता हूँ यार उस टाइमिंग, अभी नई टाइमिंग्स है ना। चलिए, हाँ जी। तो पहला तो प्रोसीजर, जो प्रोसीजर था उसके हिसाब से दो आर्बिट्रेटर तीसरे को अपॉइंट नहीं कर पाए थे, सही। यहाँ पे कुछ प्रोसीजर था ही नहीं, तो दो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट होते हैं उनको अपॉइंटमेंट के कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर दे हैव टू अपॉइंट द थर्ड वन, बट व्हाट हैव दे डन? दे हैव फेल्ड, नहीं कर पाए। तो इस केस में बच्चों मामला कहाँ चला जाएगा ऑटोमेटिकली? यस, इस केस में कौन अपॉइंट करेगा बच्चों? कोर्ट? कोर्ट नहीं, अब कोर्ट ने अपना काम आउटसोर्स कर दिया। कौन? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय द हाई कोर्ट। इज दैट क्लियर? लिखो, आर्बिट्रेटर appointed by, arbitrator shall be appointed by AI designated by High Court/Supreme Court. ठीक है? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद बिफोर अपॉइंटिंग any person as arbitrator, the institution will check the skill and qualification of arbitrator. उसके बाद arbitral institution will also fix the fees to be paid to the arbitrator. तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन और क्या फिक्स करेगी बच्चों? ओए, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन क्या फिक्स करेगी? फीस भी पे करेगी, फीस भी डिसाइड करेगी। अच्छा, और बच्चों अगर मामला कोर्ट के पास जाता है, मामला कहाँ पे जाता है किस चीज़ के बारे में? हाई कोर्ट के पास। लेकिन अभी तो हाई कोर्ट के पास जाता नहीं है, तो मामला कहाँ जाता है? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास। ठीक है, तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को क्या करना चाहिए? जिस डेट को एप्लीकेशन आता है उसके कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर मैटर को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। कितने दिन के अंदर? देखो, द मैटर relating to
अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर must be disposed of within 60 days from the date of notice to opposite party. हाँ, और जल्दी करेंगे। अब बच्चों, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन करें, नोटिस टू अपोजिट पार्टी क्यों है, डेट ऑफ एप्लीकेशन क्यों नहीं है? लिखा सब लोगों ने? कोई दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कि मामला कोर्ट में जाए या फिर आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में जाए, किस चीज़ के बारे में? आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के बारे में। तो मामला उनको कितने दिन के अंदर निपटाना है? 60 डेज। कहाँ से 60 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी। कैन समवन टेल मी व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ नोटिस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी? एप्लीकेशन टू द कोर्ट क्यों नहीं है? दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है। यू नो द आंसर, यू नो द आंसर, आपको आंसर पता है। नहीं, देखो, मैंने दिया को नोटिस भेजा था, मैं दिया को क्या किया था? नोटिस भेजा था कि यार चलो अपन प्रीति को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। ही डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। उसके बाद हमको एप्लीकेशन वगैरह डालना नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली क्या करना है? डायरेक्टली वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन क्या करती है? आर्बिट्रेटर अवार्ड करेगी। या मान लो हम, हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को कैसे पता चलेगा? तो कोई भी एक पार्टी जाएगी। तो अगर मैंने दिया को एक्स डेट को रिक्वेस्ट किया था, एक्स डेट को मैंने दिया को बोला था, कितने दिन? दिया ने 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड। तो मुझे बताओ, अब मैटर किसके पास जाएगा? और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को क्या करना है? अगले 30 दिन के अंदर मैटर को, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन या फिर कोर्ट, कहीं भी मैटर जाए, उसको अगले 30 दिन के अंदर मैटर क्या करना है? डिस्पोज ऑफ करना है। मतलब नोटिस एक्स से कितने दिन हो गए? 60। लेकिन 60 डेज में क्या है? 30 डेज का वेटिंग पीरियड क्या है? इंक्लूडिंग है। तो कहना इसे यहाँ पे तो हमने ये क्यों नहीं लिखा कि जिस दिन हम कोर्ट को एप्लीकेशन दे वहां से 60 डेज? आइडियली ऐसे ही होना चाहिए, बट क्यों नहीं है? इट विल डिले, इट विल डिले। और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली पावर है कि इवन इफ एप्लीकेशन इज नॉट मेड टू आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, अगर आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को, यहाँ पे अपन ने लिखा है ना, यहाँ पे डायरेक्टली आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड। अगर 30 दिन के अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं होता तो शैल बी अपॉइंटेड। तो आप एप्लीकेशन दो ना दो, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को पता चल जाता है कि 30 दिन के अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट। तो कहना ही से आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में तुम अप्लाई करो ना करो, डायरेक्टली आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है। यस, तो उसको यहाँ पे x+30, ये फर्स्ट 30 हो गए, और अगले 30 डेज के अंदर उनको मैटर क्या करना है? डिस्पोज ऑफ करना है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। जो आर्बिट्रेटर ये लोग अपॉइंट करते हैं, उनका डिसीजन क्या होता है? फाइनल होता है। उनका डिसीजन क्या होता है? वो चेंज नहीं करते। हाँ, अगर, हाँ हाँ, अगर आप आर्बिट्रेटर से खुश नहीं हो तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 12-13, इसमें आप क्या कर सकते हो? आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को क्या कर सकते हो? अपॉइंट होने के बाद आप क्या कर सकते हो? चैलेंज कर सकते हो। बट इनका जो डिसीजन है वो क्या होता है? फाइनल होता है। द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन regarding appointment of arbitrator shall be final। और अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो बच्चों, अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा? सुप्रीम कोर्ट। मतलब आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को डेजिग्नेट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डन, चलो अभी आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? जो मेरा अगला डिस्कशन सेक्शन 12 और सेक्शन 13 साथ में करेंगे। व्हाट इज सेक्शन 12? ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। चलिए बच्चों, हेडिंग डालेंगे। हेलो 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 हेलो। सेक्शन 12 डील करता है किससे? ग्राउंड्स फॉर
चैलेंज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। बेटा एक बार प्लीज चेक कर लें सब लोगों को सेक्शन 11 क्लियर है यहां तक जितने भी सेक्शन मैंने पढ़ाए हैं। सेक्शन 8 आई थिंक वी स्टार्टेड विद सेक्शन नंबर 9, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 एक बार प्लीज चेक कर लेना, लगे तो एक बार नोट्स देख लीजिए। किसी के मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। मिहिर यू कैन प्लीज आस्क डाउट अगर कुछ भी है बेटा यहाँ पे। बेटा प्लीज एक बार चेक कर लीजिए किसी को कोई भी डाउट हो तो। प्लीज रीड ऑल द पॉइंट्स, एक बार देख लीजिए। चलिए तो व्हाट इज द लाइक व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर? बताइए बच्चों मुझे। आर्बिट्रेटर हैज बीन अपॉइंटेड, आर्बिट्रेटर क्या हो चुका है? अपॉइंट हो चुका है, आपने कर दिया, इंस्टीट्यूशन ने कर दिया, ठीक है। बट आप उसके अपॉइंटमेंट से क्या नहीं है, खुश नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड सेक्शन 12 बताता है कि कौन से ग्राउंड पे आप आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को क्या कर सकते हो। नहीं मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है, ही डज नॉट लुक गुड। मुझे लग रहा था कि कोई बहुत सुंदर सी लड़की आएगी, बट आपने आपने तो किसी लड़के को भेज दिया और वो स्मार्ट भी नहीं है। मुझे सुंदर लड़की चाहिए थी, सुंदर लड़की है जहां तंदुरुस्ती है वहां। तो आई एम नॉट हैप्पी, यू कैन नॉट चैलेंज। सेक्शन 12 स्पेसिफाइज, सेक्शन 12 क्या स्पेसिफाई करता है? द ग्राउंड्स ऑन बेसिस ऑफ विच, जिनके आधार पे आप क्या कर सकते हो बच्चों, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। So what are the grounds? What can be the grounds? He is not independent. He is not impartial. He is not. He has some interest in dispute. उसकी dispute में क्या है, दिलचस्पी है। dispute में दिलचस्पी कब है? डिस्प्यूट में, हाँ शायद वो देखो, आप डिस्प्यूट में इंटरेस्टेड कब हो जाओगे, जब उस डिस्प्यूट में आपका कोई पर्सनल फायदा छिपा हुआ है। व्हेन यू हैव सम पर्सनल बेनिफिट एसोसिएटेड टू द डिस्प्यूट, तो आप क्या हो जाओगे बच्चों, यू विल बिकम इंटरेस्टेड इन द डिस्प्यूट। जैसे कि किसी एक पार्टी ने बोल दिया कि मेरे फेवर में फैसला सुना देना, मैं तुमको 5 करोड़ दूंगा, तो क्या गया, उसका इंटरेस्ट आ गया। आप इंटरेस्टेड रहो डिस्प्यूट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरेस्टेड किसके लिए रहो, आपकी फीस के लिए। किसके लिए रहो, आपकी फीस के लिए आप इंटरेस्टेड रहो, दूसरी चीजों के चल के लिए आप क्या ना हो, इंटरेस्टेड ना हो। तो इफ यू आर एन आर्बिट्रेटर, इफ यू आर एन आर्बिट्रेटर, और लास्ट, तो आपको क्या रहना है बच्चों, इम्पार्शियल होना है, इंडिपेंडेंट होना है, यू शुड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, प्लस यू शुड ऑल्सो हैव क्वालिफिकेशन एज अग्रीड बाय द पार्टीज। पार्टीज ने पार्टी चाहती थी कि हम हमारा जो आर्बिट्रेटर है वो क्या बने, सीए बने। आपने सीए बताया था कि आप हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद पता चलता है कि आपने सीए का फाइनल का एक ग्रुप क्लियर नहीं किया। तो इस ग्राउंड पे आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज कैसे करेंगे, चैलेंज के बाद क्या होगा, ये सेक्शन 13 में बताया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कल सीए इंटर का रिजल्ट आया, सीए इंटर का रिजल्ट यार एक्चुअली 20% आता है यार, मैं एकदम देख के टेंशन में आ गया। 18-19% था, अपना रिजल्ट आता है 5%। लेकिन फिर बच्चों अपने रिजल्ट में मेन क्या है ना बच्चों, अपने इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी गलती क्या है, सीएसडब्ल्यूटी। सीएसडब्ल्यूटी में बच्चों का लेवल ही डेवलप नहीं हो पाता। तो ये सबसे बड़ा, लाइक मैंने वीडियो बनाया तो उसके नीचे 3-4 लोगों ने कमेंट करा, और मुझे भी लगता है कि कई बार मैं अंधभक्त होकर तुम लोगों का सपोर्ट करता हूँ, बट रियलिटी ये है कि अपना सीएसईटी है वो बहुत फुद्दू है बच्चों। तो अगर सीएस कोर्स को में क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो अपने को क्या करना है, एंट्री लेवल शुड बी गुड। मतलब ये तो भिखारी छाप एंट्री लेवल है बच्चों अपना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपना जो एंट्री लेवल है वो क्या है बच्चों, इट इज लिटरली भिखारी छाप। आंख बंद करके एग्जाम दो, पास हो जाओ। चलो एनीवे, विल स्टार्ट।
लेट्स सी, आई अगेन मेक अ वीडियो आईसीएसआई के बारे में। तो मैं रोज बोलते ही रहता हूँ कुछ ना कुछ, तो आज एक और वीडियो बना देंगे कि भाई सीएसईटी हो। लेकिन हाँ, आप कुछ भी बनाओ, उनको करना वही है जो उनको करना है बच्चों, वो कान बंद रखते हैं। बट स्टिल सीएस, और आप लोग लकी हो कि आप कम से कम डायरेक्टली कहाँ पे आ गए, एग्जीक्यूटिव में आ गए। प्रेसिडेंट हो गया ना चेंज, अब वो बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना है, 31 दिसंबर को टर्म खत्म हो जाता है उसका। एक गैस सब एक ही तो है। जब तक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो अपने सब उसमें रहते हैं। प्रेसिडेंट बनना चाहिए जॉब वाले को, तब वो चेंजेस लाएगा, क्रांति। क्योंकि जॉब करने वाले डायनामिक रहते हैं ना। वो जो प्रैक्टिस वाला है वो तो क्यों आता है बच्चों, वो अपने कनेक्शन वनेक्शन बनाता है, अपनी नेटवर्किंग करता है, अपनी प्रैक्टिस चमका लेता है। जॉब वाला आएगा, उसको ये सबसे मतलब है ही नहीं। वो तो सीधे क्या करेगा, वो डायरेक्टली बच्चों वो स्टेप्स लेगा कि कोर्स बेटर कैसे हो, उसको नेटवर्क वेटवर्क बनाना नहीं है, उसको फोटो खिंचवाना। वो जिस कंपनी में काम करता है उसमें बहुत सीनियर लेवल पे वहीं कहीं भी फोटो खिंचवा सकता है। अभी प्रैक्टिस वाले क्यों आते हैं, इनको कोई रिकग्निशन रहता ही नहीं है बच्चों, ये तो अचानक से बन जाते हैं। फिर चालू निर्मला सीतारमन के साथ फोटो, मोदी जी के साथ फोटो, वाइस प्रेसिडेंट के साथ फोटो, प्रेसिडेंट के साथ फोटो, ये उसमें ही मस्त रहते हैं बच्चों। एक साल मतलब पूरा फुल हनीमून पीरियड रहता है बच्चों। मजे दिल्ली में तुम्हारा एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में बढ़िया कैबिन मिल जाता है, इतना बड़ा तुमको। आप चाहो तो यार, और अगर आप प्रेसिडेंट बन के एक्टिव रहते हो, आप सोचो कितना अच्छा कर सकते हो। स्टूडेंट से डायरेक्टली आपको कनेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को जबरदस्ती आपने फेल करके आप लटका रहे हो, गालियां खा रहे हो। ठीक है, नाउ वन लाइव वेबिनार में चैट्स ऑफ कर देते हो आप। ठीक है, चलो एनीवे लिखो। ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कैन बी चैलेंज्ड। बच्चों, अगर आपको आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को क्या करना है, चैलेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इन सारे ग्राउंड्स पे आप आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। पहला क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंस और impartiality is what beta is doubtful, या फिर do not have the qualification, sorry dude, sorry, grammatically I am wrong, does not have the qualification, agreed by the parties। उसके बाद you can challenge even when you had, एक मिनट बेटा, एक मिनट, participated in his appointment। आप उसके अपॉइंटमेंट को तब भी चैलेंज कर सकते हो जब आपने उसके अपॉइंटमेंट में क्या किया था। व्हाट डज दैट मीन, हाँ, कौन से ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड्स you became on the grounds you become aware after his appointment। इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट डज दैट मीन, देखो सीधी बात है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा बच्चों, आपकी स्कूल में भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी टीचर के ऊपर ना आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और आपने कहा कि नहीं, मैथ्स के लिए हमको यही टीचर चाहिए। आप सब लोगों ने ज़बरदस्ती अपने प्रिंसिपल से लड़के मैथ्स के लिए वही टीचर रखवाया, और 3 दिन के बाद आपको लगता था कि आपने डिसीजन गलत ले लिया। मतलब
आपने ही मिस्टर एक्स को आपने ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाया बच्चों, आप ही काफी ज्यादा कन्विंस कर रहे थे सबको कि मिस्टर एक्स को क्या अपॉइंट करो, लेकिन मिस्टर एक्स को अपॉइंट करने के बाद आप चाहते हो कि अब वो कंटिन्यू ना करे, लेकिन कौन से ग्राउंड पे, कौन से ग्राउंड पे, कौन से रीजन के आधार पे, जो अपॉइंटमेंट के टाइम पे था या जो रीजन आपको अपॉइंटमेंट के बाद पता चला, अपॉइंटमेंट के, तो जरूरी नहीं है, अब ऐसा नहीं है जब आप आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने जाओ तो ऐसा आर्बिट्रेटर नहीं बोल सकता नहीं मैं नहीं हटूंगा, साले तूने ही मेरे को अपॉइंट किया है, नहीं, अगर आप गलत कर रहे हो तो मैं आपको हटा सकता हूं, भले ही मैंने आपके अपॉइंटमेंट में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। इज दैट क्लियर? अच्छा, और एक और पॉइंट लिख देना, लास्ट पॉइंट, ड्यूरिंग हिज अपॉइंटमेंट, अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे या अपने अपॉइंटमेंट के पहले, आर्बिट्रेटर शैल, शैल मतलब चॉइस नहीं है, अपॉइंटमेंट के टाइम पे उसको डिस्क्लोज करना है, क्या डिस्क्लोज करना है, उसका इंटरेस्ट जो भी है, कि कोई पार्टी उसकी रिश्तेदार है, किसी पार्टी से उसको पैसा लेना है, किसी पार्टी में उसकी व्यक्तिगत दिलचस्पी, जो भी उसका इंटरेस्ट है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, कब डिस्क्लोज करना है उसको, अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही उसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, ठीक है। और दूसरा, इवेंट which may affect his devotion of time, due to which he won't be able to finish proceedings इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के अंदर आपको प्रोसीडिंग खत्म करनी होती है, तो आपको ये बता देना है, जब आपको अपॉइंट कर रहे हैं तो आप पहले ही बता दो, क्या बता दो, यस, इवेंट बता दो कि यार देखो बीच में ना मेरी 2 महीना मेरा बेटी की शादी है, तो मेरे 2 महीने वहां पे चले जाएंगे, तो इसके चलते डाउटफुल है, क्या डाउटफुल है, 12 मंथ्स में प्रोसीडिंग कंप्लीट करना, तो पार्टीज को अच्छा लगे तो अपॉइंट करेंगे, नहीं लगे तो, पार्टीज अगर आपको पसंद करती तो अपॉइंट करेंगी और नहीं करना है तो वो नहीं करेंगी, बट आपको झूठ बोलना नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 12, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ऑन दिस ऑल्सो दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस इन द एग्जाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, अच्छा इसमें एक एक पॉइंट और ऐड कर लेना, इफ आर्बिट्रेटर is related to any party as per शेड्यूल 7, अगर आर्बिट्रेटर किससे रिलेटेड है, किसी पार्टी से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में क्या दिया है, रिश्तेदार, भाई है, मम्मी है, पापा है, पार्टनर है, दो लोग आपस में, तो अगर आर्बिट्रेटर किसी पार्टी से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, आर्बिट्रेशन एक्ट खत्म होने के बाद स्केड्यूल्स हैं, जैसे कहाँ पे बताया गया है, शेड्यूल 7 में जैसा बताया गया है, वैसा रिलेशन आप किसके साथ शेयर कर रहे हो, तो अपॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, अरे अपॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं, he cannot be appointed, in spite of anything contained in the agreement। इसका मतलब क्या हो गया, आपने नहीं नहीं आपने अग्रीमेंट में लिख दिया कि नहीं वो तो मेरा आर्बिट्रेटर मेरा मेरा बड़ा भाई है, बट स्टिल हम उसको क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, आप अपॉइंट नहीं कर सकते, एक्ट ने आपको मना कर दिया, एक्ट ने आपको मना कर दिया कि अग्रीमेंट में तुमने जो भी लिख दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज दैट क्लियर, तो यू कैन नॉट अपॉइंट, यू कैन नॉट अपॉइंट, लेकिन इफ द इन एलिजिबल, if the ineligibility
अंडर सेक्शन 7 सॉरी अंडर शेड्यूल 7 rises after the agreement, sorry, after the dispute, then he can be appointed. लेकिन इनएलिजिबिलिटी कब आ रही बच्चों आपको? डिस्प्यूट के बाद। मतलब डिस्प्यूट के मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपका, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी अपॉइंट कर लिया था एज एन आर्बिट्रेटर, और उसके बाद आप क्या बन गए? इनएलिजिबल बन गए। तो दोनों पार्टीज क्या कर सकती हैं? तो अगर डिस्प्यूट होने के बाद, इसके बाद बच्चों डिस्प्यूट होने के बाद, मतलब जिस दिन मैंने आपको अपॉइंट किया था उस दिन आप प्रॉपर क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। मैं और आप कोई रिलेटेड नहीं, लेकिन मेरा आपके साथ, दिया के साथ मेरा क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। हम लोगों ने पहले, मैंने और दिया ने अग्री कर लिया था कि हम शिवांश को क्या करेंगे अपना, हाँ, लेकिन क्या हुआ, हम जब इसको तो अग्री कर लिया था अपॉइंट करना, फिर हमारा क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। तो और जब हमारा डिस्प्यूट है तो हम इसके पास वापस गए कि यार शिवांश चल, तेरे को हमने अपॉइंट किया था आर्बिट्रेटर, तो हमारा डिस्प्यूट क्या कर, सॉल्व कर। शिवांश बोलता है नहीं कर सकता सर, क्योंकि अब मैं क्या हो गया हूँ? मैं रिलेटेड पार्टी बन गया हूँ। क्या बन गया हूँ? मैं आपका बिजनेस पार्टनर बन गया हूँ। तो मैं और दिया अगर चाहें तो मिलके इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? इस इनएलिजिबिलिटी को क्या कर सकते हैं? वेव कर सकते हैं। कब? अगर इनएलिजिबल कब हुआ है ये? डिस्प्यूट के बाद। क्योंकि, और इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि इसको पसंद कब कर लिया था हमने? डिस्प्यूट के पहले ही पसंद कर लिया था। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया बच्चों। अच्छा, और इसमें एक केस है, एक केस लॉ, देख लो नोट्स में ही देख लो क्या लिखा है। इन द केस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस केडी बाली बाली, इट वाज डिसाइडेड दैट, अगर आर्बिट्रेटर क्या है? अगर दो पार्टीज का डिस्प्यूट है और आर्बिट्रेटर किसी एक पार्टी का क्या है? एम्प्लॉई है, तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। मतलब वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो क्या है? पार्शियली बिहेव करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए बस करेंगे बच्चों, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। विल मीट टुमारो।